नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस जो टॉपिक है हम लोगों का बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वह है शिक्षण की अवस्थाएं। इससे पहले हम लोग क्रम से शिक्षण के अर्थ से लेकर शिक्षण सूत्र और अधिगम में के सिद्धांत में जो उनका प्रयोग है, कौन सा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है, या कौन सा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत कौन से शिक्षण सूत्र को प्रतिपादित करवाया या किया, उसको देखने के बाद आज हम लोग शिक्षण की अवस्था देखते हैं, जो कि यह शिक्षा शास्त्र से डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चों जैसे कि बीएड स्पेशल, डीएड, डीएलएड, इन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसा कि इस समय जो विश्वविद्यालय परीक्षा होनी है वह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मूड में होगी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मूड में हो तो भी और सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप हो तब भी आपको कहीं ना कहीं यह जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उस चीज़ को समझे रहेंगे, तो किसी प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उससे आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आप लर्न करेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आपका हूबहू जो प्रश्न बनाया जाए वह एग्जामिनर के द्वारा या जो कमेटी बैठती है विश्वविद्यालय उसमें जो प्रश्नों का चयन होता है उसमें से 2, 4, 10% क्वेश्चन जो होते हैं हूबहू मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गारंटी है कि आप अच्छे अंक और अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते परीक्षा में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो मार्क टेस्ट बना रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको एक व्याख्या दे रहा हूं, जिससे आप उससे संबंध को समझें कि क्वेश्चन जो पूछेगा कैसे पूछेगा। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है शिक्षण की अवस्थाएं, इसको देखते हैं। तो पहला ही प्रश्न बन सकता है कि शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को सर्वप्रथम किसने शिक्षण की अवस्थाओं के विषय में विचार दिया, तो यह विचार जेम्स के डक्कन महोदय ने दिए। जेम्स, आप याद रख लीजिए कि शिक्षण की अवस्थाओं का जो सर्वप्रथम दिया गया वह थे जेम्स के डक्कन। जेम्स डे डक्कन महोदय ने सर्वप्रथम, जेम्स के डक्कन, इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षण की अवस्थाओं के विषय में बताया। और उस समय उन्होंने 4 शिक्षण की अवस्थाएं बताई। 4 शिक्षण की अवस्थाएं जो इन्होंने बताया वह 4 शिक्षण की अवस्थाएं इस प्रकार से थी: पाठ्यक्रम योजना निर्माण, फिर अनुदेशन क्रिया या अनुदेशन चरण, और उसके पश्चात जो इन्होंने बताया वह बताया मापन चरण और मूल्यांकन चरण। यानी कि इन्होंने पाठ्यक्रम योजना निर्माण को बताया, पहला पाठ्यक्रम योजना निर्माण, उसके बाद अनुदेशन चरण, उसके बाद मापन चरण और उसके बाद मूल्यांकन चरण। लेकिन इन्होंने इसे वैज्ञानिक ढांचे में ढालने में असमर्थ रहे। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो जैक्सन महोदय का आता है। किसका आता है? जैक्सन महोदय। जैक्सन महोदय ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रतिपादित किया। और कब किया? तो जैक्सन महोदय ने 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। आपसे प्रश्न यहीं से बन सकता है कि शिक्षण की अवस्थाओं को किसने 4 वर्गों में, 4 चरणों में बांटने का प्रयास किया या किया था, तो वह थे जेम्स के डक्कन महोदय। इन्होंने 4 स्तर बताया था: पाठ्यक्रम निर्माण योजना, दूसरा जो बताया इन्होंने वह अवस्था बताया अनुदेशन चरण, और तीसरा जो चरण इन्होंने बताया वह चरण बताया इन्होंने मापन चरण, और चौथा चरण जो बताया, चौथा अवस्था जो बताया वह बताया मूल्यांकन चरण। तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा कि वैज्ञानिक ढंग से पहली बार शिक्षण की अवस्थाओं को किसने 3 भागों में विभाजित किया, तो वह किए थे जैक्सन महोदय। और जैक्सन महोदय कब किए थे? तो 1966 ईस्वी में किए थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद जो जैक्सन महोदय का वर्गीकरण है, तो जैक्सन महोदय ने शिक्षण की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है: शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, और दूसरा बताया है शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था, और तीसरा बताया है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। यानी इन्होंने संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को, संपूर्ण शिक्षण को इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है। और बताया है कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, जैसा कि नाम से ही थोड़ा आप अपने आप पे अगर एकाग्रता बनाकर ध्यान दें तो
तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली बातें हैं कि नाम से प्रश्न पूछने से ही आप संबंधित प्रश्न के उत्तर को जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि शिक्षण करने के पहले की अवस्था। अब शिक्षण करने के पहले की अवस्था क्या है? तो जो शिक्षक द्वारा शिक्षण करने से पहले जो जो तैयारियां की जाती हैं, यानी कि अगर बीएड प्रशिक्षुओं से बात करूं तो वे लोग फर्स्ट ईयर में, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर में वे लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं, और जो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाते हैं। यानी कि जब वह सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाते हैं वह किसके अंतर्गत आता है? वह शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि हम अपना योजना, पाठ्य योजना तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद जब उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था, यानी कि जिस पाठ्य योजना और लेसन प्लान के तैयारी करके जब हम शिक्षण कार्य को अपने निष्पादित करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, उसको अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। और जब शिक्षण कार्य करने के पश्चात हम बालकों का मूल्यांकन करते हैं कि हम जो शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित किए थे किस अवस्था के अंतर्गत, तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत हमने जो शिक्षण की तैयारी किए थे, पाठ्य योजना बनाए थे, उसके उद्देश्यों का निर्धारण किए थे, उन सब का जो मूल्यांकन हम उसके बाद हम कहाँ तक सफल हुए, इसकी जानकारी हम शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में करते हैं। क्लियर हो गया? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था से आशय है तो पाठ्य योजना तैयार करना, शिक्षण से पहले की गई समस्त तैयारी, यह होगा। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से आशय, तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से आशय यह है कि जब शिक्षक कक्ष में जाकर छात्रों के आमने सामने शिक्षण क्रिया करता है, इसे शिक्षण अवस्था भी कह सकते हैं। शिक्षण अवस्था यानी कि समय शिक्षण आमने सामने फ्रंट कक्ष में छात्र और अध्यापक के बीच चलती है, वह शिक्षण अंतःक्रिया अवस्था हो गई। और अगर पूछे शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में क्या आशय है, क्या किया जाता है, तो शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था समस्त शिक्षण का मूल्यांकन से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि नाम से ही आप उसको समझ लेंगे। अब आइए, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में कुछ सोपान हैं, कुछ चरण हैं जो बताए गए हैं जैक्सन महोदय के द्वारा। यहाँ देखिए, शिक्षण के पहला जो है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में जो पहला है वह है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना एवं निर्धारण। जैसा कि मैं आपको इसके पूर्व अवस्था में मैं आपको बता दिया कि उसमें क्या है कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना एवं निर्धारण, यानी एक शिक्षक शिक्षण करने से पूर्व यह निर्धारित करता है कि उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि आप जानते हैं बिना उद्देश्यों के निर्धारण के आप किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य करने से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण करता है और उसका निर्धारण करता है। तो यह पहला बिंदु है। दूसरा है पाठ्य वस्तु का चयन। अब वो शिक्षक जिन शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करता है उसके आधार पर वह पाठ्य वस्तु का चयन करता है कि हमें अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में किन किन विषय पाठ्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी, कौन सी पाठ्य वस्तु सबसे बेहतर परिणाम दे सकती है, अधिगम करा सकती है, तो वह पाठ्य वस्तु का चयन करता है। और तीसरा है प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था, यानी कि जब शिक्षक कक्षा शिक्षण करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, उस समय किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होगी, उसकी वह पाठ्य वस्तु के तत्वों को व्यवस्थित करता है कि इस क्रम से हमें आगे बढ़ना है, प्रस्तुतिकरण करना है। और चौथा है शिक्षण की युक्तियों का चयन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतर शिक्षण तभी होगा जब बेहतर युक्तियां प्रयोग होगी। शिक्षक यह निर्धारित कर लेता है हमें अपने उद्देश्यों के अनुरूप, हमें अपने पाठ्य वस्तु के अनुरूप किन किन शिक्षण युक्तियों का चयन करना है। तो यह सबका निर्धारण जो करता है वह शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में इन बातों का, यानी आप यहाँ इतना समझिए कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण करने के लिए और शिक्षण करने से पूर्व शिक्षण करने के लिए जिन जिन तैयारियों को
शिक्षक द्वारा पूर्व में किया जाता है वह सब शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा। यहाँ से यह प्रश्न पूछ सकता है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था से संबंधित तथ्य हैं, चाहे संबंधित बिंदुओं का चयन करिए। तो आपको दिया रहेगा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, उसी में दे देगा कक्षा के आकार की अनुभूति, तो आपको उसमें चयन करना रहेगा। तो आप एकदम ये समझें कि जहाँ चयन की बात आ जाएगी, निर्धारण की बात आ जाएगी, निर्माण की बात आ जाएगी, वह सब व्यवस्थित की बात आ जाएगी, वह शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था से होगी। आइए अब देखते हैं शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था नाम से ही क्लियर है कि अंतःक्रिया चल रही है, यानी कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था शिक्षण अवस्था है। इस अवस्था में छात्र कक्ष में अध्यापक और छात्र प्रत्यक्ष आमने सामने होते हैं और उनके मध्य अंतःक्रिया चलती है। इसके जो स्टेज हैं, इसके जो बिंदु हैं मुख्य, उसमें पहला है कक्षा के आकार की अनुभूति। जैसे ही क्लासरूम में शिक्षक एंट्री करते हैं, जाते हैं, आते हैं, वह देख के कक्षा में उपस्थिति को देखकर कि उनको यह अनुमान हो जाता है कि बच्चे कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर बच्चे बेहतर हैं, कौन पीछे बैठा है, क्या है। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि क्लासरूम में जाने के पश्चात शिक्षक अपने कौशल के अंतर्गत, शिक्षक अपने मनोवैज्ञानिक बिंदुओं के अंतर्गत यह पता कर लेता है कि किस प्रकार छात्र कौन कैसा है। क्योंकि उनके बैठने हाव भाव से ही पता चल जाता है कि कक्षा में कहाँ पे, मतलब एक तरह से मध्यम वर्ग के बच्चे बैठे हैं, मध्यम स्तर के, कहाँ तीव्र स्तर के प्रतिभाशाली हैं, किधर जो हैं वह मंद बुद्धि वाले बालक हैं। इन सब चीज़ों को वह कक्षा में जाते ही अनुभूत करता है और अपने उद्देश्यों के आधार पर इन बच्चों से अंतःक्रिया करने के लिए तत्पर होता है। यह सब उसको कक्षा में के आकार के अनुभूति के अंतर्गत करता है। और अधिगमकर्ताओं का निदान, अधिगमकर्ता कौन है, तो छात्र हैं। तो अधिगमकर्ता यानी छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो क्रिया अंतःक्रिया के माध्यम से चलती है, उसमें वह अधिगमकर्ताओं यानी छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनका निदान करता है। और उसके पश्चात क्रिया तथा प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के ही माध्यम से अपनी बातों को शाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। और अगला है शिक्षण की युक्तियों का विस्तार। उसके आधार पे जो पूर्व में शिक्षण युक्तियों का चयन किया है, ये गारंटी नहीं है कि जिन शिक्षण युक्तियों का चयन किया गया है वह छात्रों के लिए योग्य हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हों जिनका रुझान शिक्षण में न हो, तो उनके लिए वह अन्य शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी इसीलिए वह शिक्षण युक्तियों का यथासंभव क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत जैसे उसके सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस तरह वह अपने शिक्षण की युक्तियों में विस्तार करता है। तो यहाँ पर शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से अगर इसके पूछ दे कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के कौन से बिंदु सम्मिलित हैं, तो आप इसमें से कक्षा की अनुभूति यानी कि अनुभूति जब क्लासरूम में, यानी कि क्रिया सीधी सी बात है कि जब शिक्षण होगा, अंतःक्रिया होगी, तभी तो शिक्षक अनुभूत कर पाएगा कक्षा का आकार क्या है, कितने बच्चे हैं। और अधिगमकर्ताओं का निदान, जब क्रिया प्रतिक्रिया होगी, अधिगमकर्ता होगा, शिक्षक होगा, तो दोनों के मध्य तभी तो पता चलेगा कि उनका समस्या क्या है, उसको निदान क्या करना है। और उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया चलेगी। कब? पूर्व में तैयारी में तो क्रिया प्रतिक्रिया चलेगी नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया कब चलेगी? जब आमने सामने रहेंगे। तो आपको सीधे क्लियर हो जाएगा अंतःक्रिया अवस्था है शिक्षण की या शिक्षण अवस्था है। और शिक्षण युक्तियों का विस्तार तो बता ही दिए कि जब वहाँ पे जो शिक्षण युक्तियों का चयन है उनका प्रयोग किया जाएगा। कुछ बच्चे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो उससे मतलब उनको बेहतर नहीं लगता है कि वो उसमें उनका मन लग रहा है, तो वहाँ पर उसको विस्तारित करता है शिक्षक। अब आइए तीसरा देखते हैं, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। तो शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर क्रिया अवस्था में संपूर्ण शिक्षण क्रिया जो पहले बीती है, पूर्व शिक्षण अंतःक्रिया अवस्था, और दूसरा जो है शिक्षण की अंतःक्रिया। तो जो इन दोनों के स्टेज हुए हैं, इसका जो उत्तर आया यानी इसका मूल्यांकन करना कि किस प्रकार जो उद्देश्य बनाए गए थे शिक्षण के, शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व बनाए गए उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, शिक्षण के उद्देश्यों में सफलता कहाँ तक मिली है, इनका
मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में। तो इसके अंतर्गत प्रथम जो बिंदु है वह है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसके आधार पर जो शिक्षण क्रिया हुई है उसमें छात्रों का व्यवहार कहाँ तक परिवर्तित हुआ है, अधिगम में कहाँ तक सफलता मिली है, इसको परिभाषित करना यानी उसको पता लगाना, यह उत्तर क्रिया अवस्था की प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन। अब यह बात है कि किस प्रकार जो शिक्षण के उद्देश्यों को पता लगाना है कि शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित कर शिक्षण किया गया था उन शिक्षण में किस प्रकार से मूल्यांकन करें, किन विधियों से मूल्यांकन करें, जिससे कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा न हो कि उसका उचित मूल्यांकन न हो सके। तो मूल्यांकन के उचित विधियों का चयन किया जाता है कि किस प्रकार से बेहतर छात्रों के अधिगम को जांचा जा सके। और अगला है जो महत्वपूर्ण ये भी है तीसरा, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब जो प्राप्त परिणाम यानी कि जो उद्देश्य निर्धारित किया गया उसके आधार पर जो शिक्षण क्रिया हुई, उन शिक्षण क्रिया के बाद जो मूल्यांकन हुआ, उस मूल्यांकन के बाद जो परिणाम मिला है वह परिणाम कितना मानक अवस्था में बेहतर है, शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त हुई है। यदि सफलता प्राप्त हुई है तो शिक्षण सफल रहा, और यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई, अधिक संख्या में अधिकतम नहीं प्राप्त हुई, तो शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। शिक्षक फिर अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगा और फिर शिक्षण कार्य होगा। यानी कि आप यहाँ से बीएड द्वितीय वर्ष और जहाँ सेमेस्टर वाइज चलता है वहाँ फाइनल सेमेस्टर के छात्रों में शिक्षण की अवस्थाओं से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है आपके सामने है। आप इसके नामों पे इसके जो नाम का चयन होता है, रचना होता है, शब्दों का जो चयन होता है, कहीं न कहीं शब्द ही अर्थ व्यक्त करते हैं। बस आपको एकाग्र होकर इसको समझने की ज़रूरत है। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देख लिए, समझ लिए। आप स्क्रीनशॉट कर ले, कमेंट आया था कि सर आप ब्लैक बोर्ड के सामने ही रहते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और इसे समझिए। और समझने के बाद आप इसे 1-2 बार बस देखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से जो प्रश्न बनेंगे। सर्वप्रथम शिक्षण को 4 भागों में किसने बांटा? जेम्स डक्कन महोदय ने 4 भाग बताया था। और उसके बाद जैक्सन, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसके बाद जैक्सन महोदय ने 1966 में प्रस्तुत किया और 3 चरण में किया। तो ये 2 नाम विद्वानों का याद रखिएगा। और अवस्थाएं 3 हैं, किसके आधार पे 3 है? तो जैक्सन के आधार पर। और शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में कितने बिंदु हैं? तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था के 4 हैं और शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के 3 बिंदु हैं। और इन बिंदुओं में कौन कौन है तो आप देख लें। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चयन, प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था और शिक्षण युक्तियों का चयन करना, यह पूर्व शिक्षण क्रिया अवस्था में है। और अंतः क्रिया अवस्था जो शिक्षण की है इसमें कक्षा के आकार की अनुभूति है, अधिगमकर्ताओं का निदान है और क्रिया तथा प्रतिक्रिया है और शिक्षण युक्तियों का विस्तार है। और शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना है और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन है और प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन है। तो आज के इस टॉपिक में जो शिक्षण की अवस्थाएं इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे महत्वपूर्ण टॉपिक और जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।